हेलो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। बैक एक्सरसाइज के पहले मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ तुम लोगों को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, डिफाइन द टर्म सोल्यूशन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड, राइट ब्रीफली अबाउट ईच टाइप विद एग्जाम्पल। तो आपको उसमें बताना है कि सोल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा जो कंपाउंड्स होते हैं वो आपस में मिक्सअप हो रखे हैं सच दैट कि उन्हें हम लोग ईजिली फ़िल्टर नहीं कर सकते। फिर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैशियस सॉल्यूशन। तो मैंने तुम्हें लिखवा रखा है सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, ये सारे के सारे जो टाइप्स हैं ये आपको करना है। सेकेंड क्वेश्चन है, सपोज अ सॉलिड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बिटवीन टू सब्सटेंसेज one whose particles are very large and the other whose particles are very small. What kind of solid solution is this likely to be? ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इमेजिन करो आपके पास एक डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट है। डी ब्लॉक का एलिमेंट मान करके चलते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास निकल है, ठीक है। तो ये निकल के एटम्स हैं, तो ये सारे के सारे हमारे निकल के एटम्स हो गए। अब निकल क्या एक मेटल है और मेटल क्या होता है, सॉलिड होता है। तो ये हमारे पास निकल के एटम्स हैं और इसके बीच में जो जगह खाली बच रखी है, इस खाली जगह को हम लोग वॉइड बोलते हैं। ये मैंने क्लास 11th में बताया था। अब मान लेते हैं कि हमारे पास कार्बन है, जो कार्बन का साइज़ है वो निकल के कंपैरिजन में छोटा है, तो इस वजह से जो कार्बन का एक एटम है वो इस खाली जगह में फिट हो सकता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, जिसमें जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है वो दोनों के दोनों सॉलिड होता है, मतलब सॉलिड सॉल्यूशन तैयार हो रहा है और उसमें एक पार्टिकल तो बहुत बड़ा है और दूसरा पार्टिकल बहुत छोटा है। उसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। ये भी हो सकता है कि अगर आप ये जो खाली जगह है इसमें हाइड्रोजन गैस को भी भर सकते हो, तो ये सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप। ये भी एक तरह का सॉलिड सॉल्यूशन है क्योंकि यहाँ पर सॉलिड एज अ सॉल्वेंट वर्क कर रहा है, और वो कौन सा सॉल्वेंट हो जाएगा, निकल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। मोल फ्रैक्शन आप फॉर्मूले के बेस पे समझा सकते हो, मोलैलिटी भी आप समझा सकते हो, मोलारिटी भी आप समझा सकते हो, और मास परसेंटेज भी। बस इनकी डेफिनेशन से ज़्यादा आपको किस पे फोकस करना है, इनका फॉर्मूला पर, और जो इनकी एसआई यूनिट होती है इस चीज़ पर, इस चीज़ पर तुम्हें ज़्यादा फोकस करना है। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लैबोरेटरी वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन मैं करा रही हूँ। मैं क्वेश्चन का मेथड बता दूंगी कैसे सॉल्व करना है और फाइनल आंसर लिख दूंगी। अगर किसी का आंसर नहीं आ रहा होगा तो वो मुझे बता देना। अब तुम लोग पूछ सकते हो, पहले इंडिविजुअली सब लोग पूछ रहे थे तो डाउट हो रहा था बहुत ज़्यादा उससे, तो अब मैं बुक लेकर के आ जाती हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3 है हमारे पास लैब में, वो है 68% बाय मास इन एक्वस सोल्यूशन। अब इस चीज़ का मतलब ये हुआ कि 68 ग्राम ऑफ HNO3 इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ये हो गया। और एक्वस सॉल्यूशन है तो पानी में हमने इसको डिसॉल्व कर दिया। अब तुम ये मत सोचना कि पानी कम है HNO3 ज़्यादा है तो ये कैसे हो गया। क्वेश्चन में ऑलरेडी कंडीशन दे रखी है कि भाई हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है, तो क्योंकि हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है तो पानी कम हो या ज़्यादा हो, पानी को एज अ सॉल्वेंट ही मान रखा जाएगा। ये एक चीज़ थोड़ा याद रखना, क्वेश्चन में अटकाएगी। व्हाट शुड बी द मोलारिटी ऑफ सच सैंपल ऑफ द एसिड if the density of the solution is 1.504 ग्राम पर ml। डेंसिटी हमको दे रखी है 1.504 ग्राम पर ml। हमें मोलारिटी निकालनी है। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है N/V, यही होता है इन लीटर्स, ठीक है। तो अगर हम इसको प्रॉपरली एक्सपैंड करें तो क्या हो जाएगा, W ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। हमें पता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह क्या लिख सकती हूँ, मास, और ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पर डेंसिटी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। W ऑफ सॉल्यूट कितना है, 68 ग्राम,
इंटू 1000 इंटू डेंसिटी कितनी है 1.504 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना होता है आपका 63। HNO3 का जो मास होता है वो 63 होता है इंटू मास ऑफ सॉल्यूशन। पूरे के पूरे सॉल्यूशन का मास कितना है हमारा 100 ग्राम। इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करना, जो आपका आंसर है वो आएगा 16.24 मोलर। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक्वस वाली बात याद रख लेना। अब बच्चों इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है अ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% वेट बाय वेट। इसका मतलब ये हो गया कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, या फिर 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। आपको मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। ये आप खुद करोगे, मुझे करके दिखाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको करवा दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको करवा दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट रोल डज द मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस प्ले इन द सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। अल्कोहल और वाटर के सॉल्यूशन में मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन क्या रोल प्ले करती हैं। अब इसको ऐसे समझाओगे, आप ये बोलोगे अगर एक ग्लास के अंदर सिर्फ अल्कोहल ही प्योर पड़ी हुई है तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, उनके बीच में बहुत अच्छी इंटरैक्शन हो रखी है, मतलब ए इंटरैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्गर है। दूसरी बॉटल में, दूसरे कंटेनर में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, वाटर के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं। यहाँ पर वाटर के बीच में भी बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन है, मतलब बी इंटरैक्शन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब हमने क्या करा, हमने वाटर को और अल्कोहल को आपस में मिक्स कर दिया। तो वाटर और अल्कोहल के बीच में उतने अच्छे इंटरैक्शन नहीं होते जितने वाटर और अल्कोहल में हो रहे थे। इसका मतलब ए बी इंटरैक्शन इज वीकर देन ए एंड बी, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और इससे वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई डू गैसेज ऑलवेज टेंड टू बी लेस सॉल्युबल इन लिक्विड एज द टेम्परेचर इज़ रेज्ड। अब देखो बच्चों, एक चीज़ और समझ लो, जो केमिस्ट्री होती है वो केमिस्ट्री ऐसी है कि इसमें अगर आप बिल्कुल 9th-10th का भी कॉन्सेप्ट लगा दोगे किसी आंसर पे और वो उस पर खप रहा होगा तो तुम्हें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि तुम 12th वाले कॉन्सेप्ट लगाओगे तो तुम्हें पूरे मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड में हम लोग गैस को डालते हैं, तो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं वो गैस उस लिक्विड में सॉल्यूबल कम क्यों होती जाती है। तो इसका रीज़न ये है कि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब हम लोग वो गैस और लिक्विड का जो सॉल्यूशन है उसको हीट करेंगे, इसकी वजह से गैसेस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। गैसेस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इसकी वजह से गैस क्या होंगी, दे विल ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द कंटेनर। इस वजह से उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। कोई ली शैटलर्स प्रिंसिपल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है 11th का काफ़ी बच्चों का टॉपिक वीक होता है। तो बस आपको मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन के बेसिस पे ही समझाना है, और इसके अलावा कोई और तुम्हें आंसर आता हो तो तुम मुझे आज वॉइस मैसेज में बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास, स्टेट हेनरीज लॉ एंड मेंशन सम इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन। हेनरी लॉ मैंने आपको बता दिया था, P = KHX, वो पूरा एक्सप्लेन करना है, और उसकी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन में आप कुछ भी बता सकते हो। कोका कोला वाला बता सकते हो कि जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो हम लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ये वाली आप कहानी बता सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, व्हाट इज मेंट बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एंड हाउ इज द साइन ऑफ डेल्टा H मिक्स रिलेटेड टू पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। कुल मिलाकर के पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना है, और उसके बाद इसमें डेल्टा H मिक्स किस में पॉजिटिव होता है, किस में नेगेटिव होता है, कौन सी एक्सोथर्मिक होती है, कौन सी एंडोथर्मिक होती है, वो सब प्रीवियस वीडियोस में हो रखा है, तो वो आप एक बार खुद ही देख लेना। ठीक है, अच्छा पहले मैं आज थ्योरी करवा देती हूँ फटाफट जितने भी हो रहे हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 को मैं यहाँ पे स्क्रीन में लगा रही हूँ, ये आप खुद करोगे और फिर आप मुझे बताओगे। क्वेश्चन नंबर 24 भी आप लोग खुद करोगे, और क्वेश्चन नंबर 25, ये तीनों क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। इसके अलावा जो बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको खुद कराऊंगी। ठीक है, आज आप इतना करो और मुझे करके दिखाओ। अगर इतने क्वेश्चंस कर लेते हो तभी जा करके कल की वीडियो आएगी, वरना मैं कल न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू।